नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। इसमें अपन अभी इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में सारा हो चुका था। अब इसमें सेकंड पार्ट देखिए, ये सारा का सारा अपन डीएनए के बारे में देख चुके हैं। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर। तो इसमें चलो ये सारा भी हटा देते हैं अपन, ठीक है। ये सारा अपन ने पहले वाले लेक्चर में देख लिया था। चूंकि डीएनए का स्ट्रक्चर अपने सामने रखा हुआ है, इसको कुछ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब इस वाले केस में अपन देखते हैं, देखिए 7 पॉइंट अपने हो चुके थे, 7 इवन 8, ये 8 पॉइंट था। अब नेक्स्ट 9th पॉइंट पे आते हैं अपन। पॉइंट नंबर इसका 9 मीन्स बेस रेशियो। डीएनए के अंदर बेस रेशियो क्या होता है? तो ये स्पेसिफिक फॉर यानी स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब है कि जो एक ये जो कांस्टेंट है ये एक्चुअल में स्पीसीज स्पेसिफिक रहेगा, हर एक स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक होता है। स्पीसीज स्पेसिफिक देखिए कैसे। बेस रेशियो में अपन ने कहा प्यूरिन एंड पायरिमिडीन ये बाइंड करते हैं। तो प्यूरिन अपॉन पायरिमिडीन, प्यूरिन अपॉन पायरिमिडीन मीन्स एडेनिन प्लस ए प्लस टी। आप देख पा रहे हैं जैसे अपन ने कहा ए है, प्यूरिन में क्या होता है एडेनिन एंड ग्वाइनिन। तो ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है किसी भी डीएनए के अंदर है। एडेनिन थायमिन से ग्वाइनिन साइटोसिन से बेस पेयरिंग करता है, ठीक है। रूल ऑफ द पेयरिंग बोलते हैं इसको। अब इसका जो रेशियो है वो रेशियो हर एक स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक होता है। किसी स्पीसीज में जैसे इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक की बात करके अपन देखें यहाँ पर ये वाला रेशियो मीन्स एग्जाम्पल के लिए इन यूकैरियोटिक, मान लीजिए यूकैरियोटिक डीएनए है, तो यूकैरियोटिक डीएनए में ए प्लस टी मोर देन जी प्लस सी, माने इसके अंदर ए और टी ज़्यादा होता है कंपेयर टू जी एंड सी से। तो अब इस डीएनए को अपन क्या नाम और देते हैं? सो कॉल्ड, इस डीएनए को एक नाम और दे देते हैं अपन एटी डीएनए। ए और टी ज़्यादा है तो इसका नाम बन गया एटी डीएनए। बट इन प्रोकैरियोटिक डीएनए में जो ए प्लस टी ये कम होता है, इसमें जी प्लस सी मोर देन ए प्लस टी। तो इस डीएनए को क्या नाम देंगे? सो कॉल्ड प्रोकैरियोटिक डीएनए कौन सा? जी सी डीएनए, राइट। इसको जी सी डीएनए नाम दे देते हैं। अब ये जो बेस रेशियो है डीएनए के अंदर ये जो पाया जाता है, इस बेस पर उस डीएनए का जो टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ऑफ डीएनए माने टीएम वैल्यू। टीएम का मतलब क्या है? टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। अब टीएम वैल्यू देखिए इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो टीएम टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग डिपेंड ऑन जी सी वैल्यू। जी सी वैल्यू पर डिपेंड करता है। जिस डीएनए में जी सी ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर, उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का जो है वो ज़्यादा होगा। तो अब आप देखिए जी सी डीएनए किसका है? प्रोकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक डीएनए में जी सी वैल्यू ज़्यादा है, जी सी वैल्यू ज़्यादा है तो इसका टीएम वैल्यू मोर होगा। तो टीएम वैल्यू इज मोर इन टीएम वैल्यू इज, या ऐसा कह सकते हो इन प्रोकैरियोटिक मोर देन टीएम वैल्यू ऑफ इन यूकैरियोटिक के केस में और प्रोकैरियोटिक के केस में
Tm वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है? प्रोकैरियोटिक की। इसे याद रखिए क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड करती है? Gc, और Gc किस पे ज़्यादा पाया जाता है? इन द प्रोकैरियोटिक। ये पहली बात सामने आती है। दूसरा एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो DNA है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपन इसमें, 10th मीन्स चारगाप्स रूल, ठीक है, चारगाप्स रूल, इस पे कभी कभी क्वेश्चन बनता है। चारगाप्स रूल कहाँ पे लगता है? ये ओनली एप्लीकेबल फॉर डबल स्टैंडर्ड DNA, केवल डबल स्टैंडर्ड DNA के लिए लगेगा, क्योंकि इसमें पैरेलल में प्यूरिन एंड पायरिमिडीन चाहिए। तो ये चारगाप्स रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू चारगाप्स रूल, जो अमाउंट है प्यूरिन का और पायरिमिडीन का, उसके बेस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन, चारगाप्स रूल क्या है? प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन। पायरिमिडीन और प्यूरिन बराबर होने चाहिए। प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन। प्यूरिन कौन से हैं बोलो? प्यूरिन इज इक्वल टू, प्यूरिन आप देख लीजिए कौन कौन से हैं? एडेनिन एंड ग्वाइनिन। तो यहाँ पे A+G, एडेनिन एंड ग्वाइनिन, प्यूरिन ये हुआ A+G, और ये इज इक्वल टू बराबर होना चाहिए T+C, ठीक, ये दोनों इक्वल अमाउंट होना चाहिए। प्यूरिन और पायरिमिडीन इक्वल में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपन इसको दूसरे तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? A+G, ये अपॉन T+C इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसमें एक क्वेश्चन है, गिवन DNA स्टैंड A इज इक्वल टू 20%, देन परसेंट ऑफ C। मान लीजिए एक DNA स्टैंड है, क्वेश्चन अपन यहाँ सॉल्व करते हैं। गिवन स्ट्रैंड ऑफ DNA, इसमें परसेंट ऑफ A, इसमें A इज इक्वल टू है 20%, देन परसेंट ऑफ साइटोसिन। ये बताना है आपको साइटोसिन का परसेंट क्या होगा, ठीक है। अब चलिए क्या सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन अपने पास है, DNA स्टैंड है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर T दिया है इन्होंने कितना? 20%, ठीक है। T पेयरिंग किससे करेगा? अब आप देखिए, तो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, तो T यहाँ पर क्या है? T इज इक्वल टू क्या है बोलिए? पायरिमिडीन है। पायरिमिडीन पेयरिंग विद द प्यूरिन, तो T किससे पेयरिंग करेगा? A से, तो T पेयरिंग विद द A, ठीक है। दूसरा G पेयरिंग विद द C। अब इन्होंने T का परसेंट दे दिया, ठीक है, T का परसेंट 20 है। अब ये वैल्यू क्या कहता है कि T माने अपना कौन सा आ गया? थाइमिन, ठीक है, थाइमिन आ गया। अब यहाँ पे अपन कहते हैं कि प्यूरिन और पायरिमिडीन बराबर होने चाहिए, तो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन जैसे A इज इक्वल टू T होना चाहिए। A जितना होगा उतना ही T होना चाहिए, जितना प्यूरिन है उतना पायरिमिडीन होना चाहिए। तो A 20% है, तो सॉरी T 20% है, तो A भी कितना होगा? 20%। दोनों को मिला देंगे तो कितना हो गया? 40। अब आप देखिए 40 में से रिमेनिंग कितना बचा? 60। तो 60 में से ये 50-50 होना चाहिए, तो ये रिमेनिंग 30% होगा, ये रिमेनिंग 30% होगा। समझ आ रहा है? ये वैल्यू क्या कह रही है? इन्होंने कहा है यदि अपन यहाँ पे देखें ये इज इक्वल टू 20% है, तो इसमें T बराबर कितना होगा? 20%, 40 हो गया। अब वैल्यू किसकी पूछी है? C की। वैल्यू किसकी पूछी है? C की, तो आंसर क्या आना चाहिए? C 30%।
तो अब रिमेनिंग क्या बच गया, G प्लस C। तो G जितना होगा उतना ही C होगा। अब रिमेनिंग 60 बचा, तो 60 में से ये 30% हो गया, अब C रिमेनिंग बच गया 30%। तो आंसर इसमें आ गया 30%, राइट। ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चन होंगे, उन्हें अपन लाइव क्लासेस में या प्रैक्टिस क्लासेस में या क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे उस समय इसको और आगे डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये पहला केस हुआ इसमें कि बेस पेयर क्या होता है, चारगाफ्स रूल क्या होता है। चारगाफ्स रूल के बाद दूसरा, आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो ये जो बेस होते हैं डीएनए के अंदर, नंबर ऑफ द बेस इन द डीएनए, ये कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात अपन इस चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट नंबर अपना 11 का चार्ट है, ठीक है। चलिए, जैसे इन्होंने कहा पहला 5x 174, नंबर 1 5x 174 बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज है और इस बैक्टीरियोफेज का सिंगल स्टैंड लिया, सिंगल स्ट्रैंड, ठीक। तो सिंगल स्ट्रैंड में अब आप देखिए कितने बेस पेयर होंगे। एक सिंगल स्ट्रैंड की बात करें तो 5386 न्यूक्लियोटाइड, 5386 न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड होंगे क्योंकि यहाँ पे अपन ने सिंगल लिया। अब दूसरा देखिए, थोड़ा सा याद करने वाला ये इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको एनसीईआरटी से कनेक्शन आपका हो जाए। अपने को हर हाल में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्लियर करनी है, कोई भी एक भी उसमें से पार्ट ना रह जाए, उसके लिए ये अपन थोड़ा याद करेंगे इसको कि किस में कितने बेस पेयर होते हैं। भाई इतना डीएनए पढ़ लिया तो क्यों याद नहीं हो। अच्छा, दूसरा देखिए लैम्डा बैक्टीरियोफेज, सेकंड इसमें अपन देखते हैं लैम्डा बैक्टीरियोफेज। तो लैम्डा बैक्टीरियो जो फेज है इसके अंदर नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, ये जो टोटल डबल स्टैंड में जाएगा तो बेस पेयर होंगे। तो इसमें आप देखिए 48,000 तक जा रहा है, 48,502 बेस पेयर, 48,000 और ये कितना है साथ में 502 बेस पेयर, ठीक है। थर्ड ई कोलाई का देखिए आप, ई कोलाई का आपके सामने दिया गया है ई कोलाई। तो ई कोलाई में कितना नंबर पाया जाता है इनका बेस पेयर का, तो ये 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 4.6 इंटू 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर है ये। उसके बाद लास्ट फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन अपना है ह्यूमन। ह्यूमन के केस में कितना है, तो वहाँ पे हैप्लॉइड दिया है आपके एनसीईआरटी में। तो जब डिप्लॉयड होगा तो जो वैल्यू दी है 3.3 की वो जस्ट डबल हो जाएगी 6.6, ठीक है ना। 4.6 है, सॉरी 4.6 इंटू 10⁶। अब आता है वहाँ पे देखिए 3.3 दिया है तो 6 डबल करेंगे तो 6.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। समझ आ रहा है ना, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सॉरी यहाँ पे 10⁹ है, ये वैल्यू थोड़ा सा याद करना पड़ेगी आपको। ये पहला केस अपना हो गया, इसको अपन याद रखेंगे। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के साथ में एक पॉइंट क्लियर हुआ कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट इसी में देखते हैं कि जो डीएनए अपना, तो डीएनए का क्या टाइप हो सकता है। डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, डीएनए की डिस्कवरी हो गई, स्ट्रक्चर के साथ साथ में उसमें चारगाफ्स रूल फॉलो कर लिया, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अब दूसरा इसी में ही अपन देखते हैं डीएनए का टाइप क्या हो सकता है, मीन्स टाइप ऑफ डीएनए। तो जो टाइप ऑफ डीएनए है इसमें पहला टाइप ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन के बेस पर इसके क्या टाइप हो सकते हैं डीएनए के। तो फंक्शन के बेस पे डीएनए के एक्चुअल में 2 टाइप है, ये 2 टाइप का हो सकता है, हो क्या सकता है, होता ही है। वन इज द ट्रॉपिक डीएनए
एंड सेकंड वन इज द जेनेटिक डीएनए। ट्रॉपिक डीएनए की बात करें तो ये एक्चुअल में क्या होता है, इट इन्वॉल्व इन ऑल एक्टिविटी। डीएनए और आरएनए के जो आगे अपन देखेंगे, डीएनए आरएनए, बेसिकली डीएनए का ओरिजिन आरएनए से हुआ है। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए है। डीएनए इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए बाय द केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल मॉडिफिकेशन अपन ने देखा था, आरएनए के अंदर राइबोस शुगर है जिसपे थर्ड एंड सेकंड कार्बन पर भी OH है, तो वहां पर OH का O हट गया, डीऑक्सी, तो एक केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ सेकंड नंबर पे। दूसरा जो साइटोसिन है, उस साइटोसिन का डीएमिनेशन हुआ तो बनता है यूरेसिल। यूरेसिल ज़्यादा एक्टिव होता है देन द थायमिन रिप्लेस बाय द यूरेसिल। तो आरएनए से क्या बना, डीएनए, और स्टेबिलिटी किस में आ गई, डीएनए में। तो आरएनए किसके लिए हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, लाइफ प्रोसेसेस के लिए आरएनए हुआ, बट जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डीएनए हुआ। अब डीएनए का जो टाइप है ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन, तो दो टाइप का हुआ, ट्रॉपिक। ट्रॉपिक डीएनए एक्चुअल में क्या होता है, ये जो ट्रॉपिक डीएनए इट इन्वॉल्व इन ऑल एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। बट जेनेटिक डीएनए एक्चुअल में किस में इन्वॉल्व होता है, ये टोटली इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मीन्स जेनेटिक्स में। डीएनए पर सारे के सारे कोड पाए जाते हैं, वो बात अलग है कि डीएनए पर कोड जो होते हैं उनकी कॉपी होके एमआरएनए पे, फिर वो मैसेज लेकर के साइटोप्लाज्म में जाकर के प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। इट इन्वॉल्व इन ऑल एक्टिविटी एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन। कैसे, इस 21 में पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन एग्जाम्पल पैरामीशियम। जो पैरामीशियम है इसके अंदर एक्चुअल में दो टाइप के डीएनए पाए जाते हैं, दो टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यदि आपने कभी सुना हो। एक होता है माइक्रो एंड मैक्रो। तो इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस में वन इज द माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस। जो मैक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस एक्चुअल में होता है जेनेटिक होता है, जबकि ये ट्रॉपिक होता है। ये वाला न्यूक्लियस ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक का मतलब होता है वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है, नॉट इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए अलग से है इसमें माइक्रो, तो इसका मैक्रो न्यूक्लियस कैसा होगा, ट्रॉपिक न्यूक्लियस। क्लियर है, पैरामीशियम को देखेंगे तब और बात करेंगे इस पे। अब ये जो डीएनए है इसका टाइप देखिए, पहला टाइप हुआ ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन। सेकंड टाइप ऑफ द डीएनए, चलिए यहीं पे देखते हैं। सेकंड टाइप है इसमें ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न कॉइल। ये जो कॉइलिंग होती है एक टर्न की, उसमें नंबर ऑफ द बेस पेयर क्या होता है, इस बेस पे डीएनए आपने देखा होगा, बेसिकली 4 टाइप पढ़ते हैं, ABCD, बट एक और होता है Z डीएनए। तो इसमें 4 टाइप हैं। देखिए यहाँ पर उन डीएनए को देखें अपन। पहला देख लीजिए, मान लीजिए पहला पॉइंट है कैरेक्टर का। कैरेक्टर इसमें देखेंगे क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। पहला डीएनए A, दूसरा B, C, D, और लास्ट ये जो डीएनए Z डीएनए है। कुल मिला के कितने डीएनए हो गए इसमें, 5, ABCD एंड Z। तो मेन मोस्ट कॉमन डीएनए कौन सा है इसमें, सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन की बात करें तो ये वाला डीएनए मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा यही टाइप का डीएनए पाया जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द डीएनए इज द B डीएनए। इससे पहले जो वॉटसन एंड क्रिक का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था उसमें भी बात की थी, क्लॉकवाइज हेलिकल इसका राइट हैंडेड होता है। तो अब अपन देखते हैं इसको, स्ट्रक्चर को कंपैरिजन करते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ द बेस पेयर पर टर्न, पहला इसमें बात करें, पहला अपना जो कैरेक्टर है नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न। 20 का तो इसका तो मालूम है 10 बेस पेयर होते हैं, एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, ये तो अपने को मालूम था। अब इसमें देखिए, इसमें होते हैं 9 पॉइंट, और इसमें 11, 10, इसमें 9.33, 8 एंड 12।
3 3, इसमें 8 और इसमें 12, जेड जिगजैग, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए इसमें, इसी के साथ कॉमन अपन इस चार्ट में ये बात देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए भाई इस वाले केस में थोड़ा सा मेरे साथ देखते जाइए, ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरा आता है इसमें, नंबर ऑफ द बेस पेयर पर टर्न के बाद में ये जो कॉइलिंग होती है वो किस टाइप की है, राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड। सेकंड वन इज द कॉइलिंग। तो अब आप देखिए ये राइट हैंडेड है, सारे राइट हैंडेड हैं, राइट हैंडेड माने इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज एक ही बात है, तो सभी के साथ में क्लॉकवाइज होगा। जो भी राइट हैंडेड होगा, ये भी राइट हैंड है, ये भी राइट हैंड है। अब ये होता है लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंडेड डीएनए कौन सा होता है, जेड डीएनए। अब जेड डीएनए के साथ में दूसरा इसमें डायमीटर देखें अपन, तो एक क्वेश्चन तो अपना क्लियर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है डायमीटर। तो डायमीटर देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, समझ जाओगे, दिख जाएगा। तो डायमीटर ऑफ ए, बी का तो मालूम है 20 एंगस्ट्रॉन, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इसमें थोड़ा याद रख लो, 23 एंगस्ट्रॉन। अब जो सी होता है ये एक्चुअल में सी ये 19 होता है, 19 एंगस्ट्रॉन। ये वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है इसके बीच के का। और जेड का होता है 18 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इसमें, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द डीएनए इज द बी डीएनए। बी डीएनए से ही क्या बनता है, इस बी डीएनए से ही बनता है ए, और इस बी से ही बनता है जेड। कैसे, जब बी का डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन से बनता है बी से ए, और ये जो बी है इस बी से बनता है जेड, और जेड बनता है बाय द मिथाइलेटेड जो ग्रुप होता है वो इस पर जुड़ जाता है, मिथाइलेटेड। जब बी मिथाइलेटेड हो जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है किस में, जेड में। याद रखिए इसको, बी मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन में इसका जब डिहाइड्रेशन हो जाए तब ए बन जाता है बी से, और बी पर ही मिथाइलेशन आ जाए, मिथाइलेटेड हो जाए तो ये हो जाता है जेड डीएनए। तो अपने को इस पर थोड़ा सा याद रखिए, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द डीएनए इज द, अच्छा ये कौन सा होगा, लेफ्ट हैंडेड है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आने वाला क्वेश्चन ये हो सकता है, क्लॉकवाइज कौन सा डीएनए होता है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा डीएनए होता है, मोस्ट कॉमन कौन सा पाया जाता है, बी डीएनए। बी डीएनए से ही बनता है ए और जेड, ठीक है। इसको इसके बारे में अपन को याद रखना है। दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ डीएनए। अब इसी से रिलेटेड आता है डीएनए का डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। वेरी सिंपल, डीएनए में अपन देखते हैं तो जैसे इन्होंने कहा डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन का मतलब देखिए क्या है, जब अपन इसको हीट करते हैं, हीट अप करते हैं, तो जो डीएस डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, दो पार्ट अलग हो जाते हैं। देखिए कैसे, ये डीएनए है, ये 5 to 3 एंड है, ये 3 to 5 एंड है, बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बेस पेयर है, ठीक है। अब इसको अपन ने क्या, हीट किया। हीट मान लो अपन ने किया, जैसे आपने पीसीआर पढ़ा होगा बायोटेक में, आप देखना यहाँ पर डीनेचुरेशन डीएनए का 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे किया जाता है। तो इससे क्या होता है, ये जो स्टैंड है डीएनए का 5 to 3 ये अलग हो जाता है, और ये वाला स्टैंड 5 to 3 के अलावा 3 to 5 अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये डीएनए दोनों स्टैंड सेपरेट होगा। दिस इज द डीनेचुरेशन, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएस डीएनए से 2 स्टैंड एसएस डीएनए के 2 स्टैंड बन जाते हैं। तो दिस इज द डीनेचुरेशन। अब अपन को क्या करना है, रीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन में जो डीएनए अपना था ये वाला, जिसका क्या हो चुका है, डीनेचुरेशन, तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर लो कर देते हैं। तो लो करने से क्या होगा, दोनों सिंगल स्टैंडर्ड बाइंड होकर के फिर से डबल स्टैंडर्ड बनाते हैं।
दिस इज कॉल्ड लो टेम्परेचर पर क्या होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। क्लियर हो गया? डीनेचुरेशन क्या होता है, रीनेचुरेशन क्या होता है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूव करने के लिए हर्शे एंड चेज वाला एक्सपेरिमेंट, और दूसरा इसमें एक और है जिसमें अपन 2 एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करेंगे कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है?